हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्पित भट्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बेहतरीन सी वन शॉट रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और इसी के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू की कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स, लेटेंट हीट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इवेपोरेशन एंड कूलिंग बाय इवेपोरेशन जैसे टॉपिक को। इसके अलावा बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके और ज्यादा जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जैसे डिफ्यूजन है, फ्यूजन, इस टाइप की प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में जरूर देखेंगे। तो लेट्स गो एंड वी शुड स्टार्ट नाउ आवर चैप्टर लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये मैटर होता क्या है। तो मैटर हर उस चीज का नाम है जिसके पास मास या फिर वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, एनीथिंग विद मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये मैटर बना किससे हुआ है? ये जो हमारे प्यारे भाई साहब मैटर हैं, ये बने किससे हुए हैं? ये बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से। और हाँ, हर चीज मैटर होती है, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर एक्सेप्ट। अब देखो, कुछ चीज एक्सेप्शनल होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कहा यार मैं उससे बहुत गुस्सा हूं, तो क्या आप ये बता दो नहीं यार मैं उससे ना 2 किलो गुस्सा हूं या मैं उससे 5 ग्राम गुस्सा हूं? ऐसे नहीं बताते हो ना। तो इस टाइप की जो ये क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, सेंसेस हो गई, या फिर इनको हम मेजर नहीं कर सकते, या फिर इनका कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए ये मैटर नहीं होती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैटर क्या होता है और क्या नहीं होता है। अच्छा, ये मैटर बना किससे होता है? ये मैटर बना होता है हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके। चलिए अब जानते हैं कि इन पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पहली बात तो ये, जैसे मान लो जैसे ये एक पीस ऑफ मैटर है, जैसे ये एक पीस ऑफ वुड है, तो ये किससे मिलके बना है? छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके ये बना हुआ है हमारा। अच्छा, ये पार्टिकल ना कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूसली मूव क्यों करते हैं? हीट की वजह से। इन पार्टिकल्स के पास कुछ हीट होती है और कुछ ज्यादा। देखो, अगर जब हम ये देखेंगे ना कि स्टेट ऑफ मैटर में किसका खेल होता है, पता है? हीट का। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी जाएगी उतना पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा। जितनी एनर्जी ज्यादा उतना ज्यादा मूव करेगा, जितनी कम एनर्जी उतना वो कम मूव करेगा। इसके अलावा इनमें होती है इंटर पार्टिकल स्पेसेस और फोर्सेस। जैसे मान लो ये और ये एक पार्टिकल है, इसके बीच में क्या है? ये कुछ स्पेस है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इसके अलावा कुछ फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस का मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ये एक साथ रह पाते हैं। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं होगी तो ये पार्टिकल फ्रीली मूव करने लग जाएंगे और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। एवरीथिंग विल बी इन अ स्टेट ऑफ गैस, क्योंकि गैस में ये इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम होती है। और अगर इन्हीं तीन, देखो, अगर इन्हीं तीन या फिर इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आएगा तो ये चेंज कर देगा स्टेट ऑफ मैटर को। सारा एनर्जी का खेल है और इन्हीं जो ये 2-3 स्टेट्स मैंने आपको बताई, ये जो 2-3 प्रॉपर्टीज है, इन्हीं का खेल है, इसी से चेंज होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। अच्छा, मैंने एक शब्द बोला अभी, स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है फॉर्म, कितनी फॉर्म में वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है। मैटर की जनरली 5 फॉर्म होती हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 को डिस्कस किया गया है। अब वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? वो 3 फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं के बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस भी करने वाले हैं। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब जब सॉलिड बोलूं आप इसको रिलेट करेंगे आइस से, लिक्विड बोलूं तो इसको आप रिलेट करें पानी से, और गैस बोलूं तो इसको आप रिलेट करें वेपर से। ठीक है, देखो अब सॉलिड क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है सॉलिड, ठोस है कोई चीज को। तो कोई चीज ठोस होगी तो उसको तुम क्या लिखोगे कि ये हार्ड होगी।
कोई चीज जब सख्त है तो वो क्या बोलोगे, हार्ड होगी, और ये रिजिड होती है। अच्छा, रिजिड होने का मतलब क्या होता है? रिजिड होने का मतलब ये होता है कि वो अपनी जो शेप है उसको रिगेन बहुत जल्दी कर लेता है, और वो किसी भी टाइप के उसकी जो शेप में चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप आज एक काम करना कि एक बर्फ के टुकड़े को या फिर अपनी जो आपके सामने पेन पड़ी है उसको मोड़ के देखना, बहुत कम चांसेस है कि वो पेन मुड़ जाएगी। दो केसेस हो सकते हैं, अगर आपने बहुत ताकत लगा दी तो वो पेन टूट जाएगी, बट वो मुड़ेगी नहीं। इसी प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी या फिर रिजिड होना कह देते हैं। सॉलिड के पास फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी कि फिक्स्ड होता है। अच्छा, फिक्स शेप मतलब जैसे मान लो अब आप एक लकड़ी के टुकड़े को देखोगे, उसका वही शेप फिक्स है ना, कि ये पता चल रहा है कि अगर इसको आप दूसरे बर्तन में रख रहे हो तो ये शेप चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसकी वॉल्यूम भी, जैसे अगर 5 ग्राम आपने लकड़ी का टुकड़ा लिए तो उसमें लेट सपोज 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है, तो वो फिक्स रहेगा। और इनकी जो बाउंड्रीज फिक्स होंगी, अगर फिक्स शेप है तो फिक्स बाउंड्रीज होंगी। सॉलिड में रिजिडिटी बहुत है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है, इसीलिए क्या है, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब होता है इनको तुम दबा नहीं सकते। लिक्विड का क्या रहता है? लिक्विड में रहते हैं वीकर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और इसमें कुछ इंटर पार्टिकल स्पेसेस रहती हैं। ये फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये फ्लूइड नया शब्द है। फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, यानी ये बहते हैं। आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स और डायनामिक्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे, तब मैं आपको और बता पाऊंगा कि फ्लूइड क्या होते हैं। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप वेरिएबल रहता है। एग्जाम्पल के लिए पानी, आपने मान लो नल से पानी निकाला, छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में डालोगे, शेप फैल जाएगा उसका थोड़ा। क्या इनका शेप फिक्स है? नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो वो वॉल्यूम फिक्स है। इनमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती क्योंकि शेप फिक्स नहीं है। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे रिलेट करता है। और ये कुछ तरीके से कंप्रेसिबल भी होते हैं क्योंकि इनमें वीकर इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं सॉलिड से। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है गैस की। गैस में वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं। गैस में सबसे ज्यादा हाई नंबर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसेस, फ्लूइड होती हैं गैस भी, और ये इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए इनकी कोई बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, और ये बहुत कंप्रेसिबल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में एक वो आती है गैस, जिससे हम सभी खाना बनाते हैं, जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हर किसी के घर में आजकल आ रही है। ठीक है, तो इस गैस को बनाते कैसे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ पे ये पेट्रोलियम गैस को हमने लिक्विफाई करा है। कोई चीज लिक्विफाई तब हो सकती है जब वो कंप्रेसिबल हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैस क्या है, कंप्रेसिबल होती हैं, और गैस की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं है। और ये कंप्रेस क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जैसे मान लो ये गैस का पार्टिकल है, ये यहाँ को फोर्स लगाएगा, ये गैस का पार्टिकल है, ये आपस में टकराते रहते हैं, इनकी खुद से लड़ाई चलती रहती है, कोई कभी वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, मतलब बेसिकली ये आपस में टकराते रहते हैं। इसीलिए ये क्या करेंगे, जिस कंटेनर में गैसेस रखी जाएंगी उस कंटेनर की जो बाउंड्रीज है उस पे ये फोर्स लगाते रहते हैं। तो गैसेस की भी हमने अब प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम देखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टी में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि इनकी स्टेट्स जो है वो चेंज कैसे होती हैं। तो मैटर को आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को आपस में चेंज कर सकते हो, और ये कुछ प्रोसेस से होता है। देखो, जब आप सॉलिड को हीट करोगे ना, तब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जब आप सॉलिड को हीट करोगे तब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। सॉलिड स्टेट है, उसको हीट करोगे लिक्विड में आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो ये बहुत क्लोज हैं आपस में। ठीक है, अच्छा, ये बहुत क्लोज क्यों है? यहाँ पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। क्यों है और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी कम है। जब आपने यहाँ पे इनको हीट सप्लाई कर दी, फिर क्या हो जाएगा, फिर इनके बीच में एनर्जी बढ़ेगी, तो ये पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे, मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाने लगेंगे तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट होंगी। स्पेस क्रिएट होंगी तो सॉलिड स्टेट से क्या बन जाएगा? सॉलिड से वीक कौन होता है? वीकर इंटर पार्टिकल फोर्सेस किस में होती है? लिक्विड में। तो ये क्या बन जाता है? ये लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे हीट का है।
अगर आप हीट ज्यादा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मोशन के दौरान कुछ एनर्जी जनरेट होती है और उसी एनर्जी को हम कह देते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, जो सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। ये फ्यूजन बहुत फैंसी नाम है ना, लेकिन यही नाम है मेल्टिंग का। फ्यूजन को आप मेल्टिंग भी कह सकते हो। मेल्टिंग के अलावा जब आप लिक्विड को और हीट करोगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में ऑलरेडी स्पेस है, अगर आप उसको और हीट करोगे और एनर्जी आएगी पार्टिकल्स में, और एनर्जी आएगी तो क्या होगा, और ज्यादा मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या होगा कि और ज्यादा उनके बीच में स्पेस क्रिएट होंगी, और जिसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होती है उस पार्टिकल को हम कह देते हैं गैस, वो उस स्टेट को हम कह देते हैं गैस। तो लिक्विड से गैस बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कह देते हैं वेपराइजेशन। देखो, वेपर, वेपर से वेपराइजेशन। अब हमने पहले हीट का पढ़ लिया, अब ध्यान से समझो गैस। अब यहाँ पे हम अगर गैस की स्टेट का एग्जांपल लें, गैस के स्टेट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, हीट सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इसकी हीट को कम कर दोगे, ठीक है, अगर आप हीट को कम कर दोगे तो क्या होगा, इनके बीच में पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी। पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे तो क्या होगा कि वो स्टेट चेंज करेंगे और फिर उससे बन जाएगा लिक्विड। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आप गैसियस स्टेट को कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट बन जाएगा, और इसी तरीके से जो मैंने अभी अभी आपको मैकेनिज्म समझाया, इसी तरीके से अगर आप लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। और गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस हो जाना, कंडेंस का मतलब होता है लिक्विफाई हो जाना। और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। देखो, सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड प्लस फिकेशन, सॉलिडिफिकेशन हो रही है। अच्छा, अब जिस पॉइंट पे जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, वॉट जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब लिक्विड से गैस बनती है उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कह देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है। और जब गैस से, अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गैस से सीधे सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो जो सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस भी हो सकती है या फिर गैस से सॉलिड बनने की प्रोसेस भी हो सकती है। देखो, जब सॉलिड से सीधे गैस बन रहा है यानी कि पार्टिकल्स में ऑलरेडी एनर्जी है, तुमने उसमें बहुत हीट सप्लाई कर दी, तो वो क्या होगा, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज करे वो सीधे गैस बन जाएगा। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया भी है कि जब सॉलिड में हीट डालोगे, कई बार ऐसा हो जाता है अगर उस पार्टिकल में ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है तो वो सब्लिमेशन कर देगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of state from solid to gas is called sublimation। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, अगर गैस से सीधे सॉलिड बन रहा है उसको हम कह देते हैं डिपोजिशन। आई एम श्योर अभी आपको ये जो कन्वर्सेशन होती है स्टेट ऑफ मैटर, वो सब आपको समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आया है कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का। अब लेटेंट हीट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है एक्स एक्सिस में टाइम। ठीक है, टाइम हमारा सेकंड्स में, और यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर है हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे 50 रख लेते हैं, इसको 100 रख लेते हैं, और इसको 150 रख लेते हैं। मान लो आपने क्या करा, गैस पे पानी उबालने रखा। ठीक है, आपने गैस पे पानी उबालने रखा तो क्या होगा पता है आपको, आप इस टेम्परेचर को मॉनिटर करके भी देख सकते हो घर में। आप सबसे पहले वो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, आप हर समय हीट दे रहे हो, ये जरूर याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस हीट कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूअस हीट कर रहे हो, ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, जैसे मान लो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो क्या होगा एट जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, एट बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग जो पॉइंट है उसका, मेल्टिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो रिमेन करता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, फॉर
सम टाइम क्या करेगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। देखो क्या होगा ना, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें ऑब्टेन हो जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो होता क्या है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार हीट तो मैं हर समय दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है यहाँ से। ये इसीलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो आपका ये जो टम्बलर है, इसमें आपने पानी हीट करने को रखा है, ठीक है, आपने पानी को क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वो बढ़ता रहेगा। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों होता है, आप हीट दे रहे हो, लेकिन आप उस समय जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, उसका टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब सारा जो मैटर है, उसका सारा जो लिक्विड स्टेट में है, वो जब तक इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस समय जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, when the melting or boiling point is reached, the heat supplied is used to change the state of matter from one state to another state। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेट में हीट में टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। ठीक है, हीट में टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे आपने हीट दे रखी है पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की। तो क्या होगा, उस समय इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूटिलाइज करेंगे इस हीट एनर्जी को चेंज करने के लिए अपनी स्टेट ऑफ मैटर। इसीलिए ये हीट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हीट है वो हिडन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट है हमारी वो होती है हिडन। हीट क्या है, हिडन है। इसलिए इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट शब्द का ग्रीक भाषा में मतलब होता है हिडन होना। लेटेंट हीट का मतलब वो है कि वो हीट जो यूज हो रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, जो छुप जा रही है। और डेफिनेशन वाइज देखोगे तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as melting point। At the melting point is known as the latent heat of fusion। अगर मेल्ट कर रहे हो ना, तो प्रोसेस कौन सी है, फ्यूजन की है या मेल्टिंग की है। तो उस समय जो 1 kg ऑफ सॉलिड को जो आपको मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको आप कह दोगे लेटेंट हीट। ठीक है, और इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और पानी का जो मैंने आपको बताया वो ये यहीं पे बात की गई है। अच्छा, आई होप इतनी सी बात आप सभी को अभी तक समझ में आ गई होगी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि जो टेम्परेचर की हमारी एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है हमारी केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। एक बात याद रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ठीक है, अच्छा, जब आप कैलकुलेशंस करोगे तब आप इसको 0.15 को नहीं लोगे, ओनली 273 को आप लोगे। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है केल्विन टू सेल्सियस में, अगर आप जा रहे हो, जो टेम्परेचर जो आप कन्वर्ट कर रहे हो वो आप सेल्सियस स्केल में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्शन करोगे। वहां पे क्या होगा, गिवन टेम्परेचर, जो आपका गिवन टेम्परेचर है, माइनस कर दोगे उससे 273 को। और अगर सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, गिवन टेम्परेचर में 273 ऐड कर दोगे, गिवन टेम्परेचर प्लस 273। तो जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका सेल्सियस में, ऊपर वाले केस में यहाँ पे आएगा आपका केल्विन में। आई थिंक आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो रहता है दिमाग में, वो है हमारा डिफ्यूजन का। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि डिफ्यूजन क्या होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होना कि मिक्स होने की एबिलिटी। ठीक है, जो एबिलिटी होती है मिक्स होने की। अब मैं आपको बताता हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। ठीक है, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होना ऑन देयर ओन, खुद के हेल्प से पार्टिकल जब इंटरमिक्स करते हैं। अच्छा, ये डिफ्यूजन बड़ा फैंसी सा नाम है ना, चलो इसको अपने इन्वायरमेंट में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपकी मम्मी ने खाना बनाया, तो क्या होगा कि
खाने की खुशबू है वो क्या करेगी, फैलती फैलती आपकी नाक तक कैसे आई वो। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा है, जो वो खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं, जो वो खुशबू वाली गैस के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, एयर में मिक्स होंगे। मान लो ये पार्टिकल ए है और यहाँ पे पार्टिकल बी है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल जो ए है और जो पार्टिकल बी है वो आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे खुद से। आप खुद हिला के ने मिक्स नहीं करोगे, ये खुद से इंटरमिक्सिंग हो जाएगी इनकी। तो इसी ये जो इनकी अ, ये करने की जो हैबिट है उसको, या फिर ये करने की जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं डिफ्यूजन। अब एक बात समझना, डिफ्यूजन कब ज्यादा होगा। ठीक है, डिफ्यूजन कब ज्यादा होगा, डिफ्यूजन इज ग्रेटर व्हेन हीट इज ग्रेटर। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है ये तब ज्यादा होगा जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कोई पार्टिकल मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा वो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स करते रहेगा। मिक्स करेगा तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। प्लीज जो ये वाला पॉइंट है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमने देख लिया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है जब हम इंटर कन्वर्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर, जब आप किसी भी चीज पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो देखो, आपको अगर प्रेशर लगाओगे, अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर से आप क्या कर सकते हो, गैसेस को गैस से लिक्विड स्टेट में जा सकते हो। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि मान लो गैस के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हैं, इनको मैं अगर यहाँ से ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो ये लिक्विफाई हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर क्यों घटा रहे हैं, टेम्परेचर क्यों घटा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आना चाहिए कि टेम्परेचर घटा क्यों यहाँ पे। तो देखो, एक रूल होता है, आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना, इससे क्या होगा पता है, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होगी, इससे क्या होगा, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। अगर गैस को बिना टेम्परेचर कम किए चेंज करने की अगर आप प्रेशर लगा के कोशिश करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रेशर के दौरान जब आप प्रेशर लगाओगे और हीट प्रोड्यूस होगी, इस वजह से वो पार्टिकल रिड्यूस करेंगे या फिर उस चेंज को कम कर देंगे और नहीं ही करेंगे उस चेंज को। इसीलिए अगर आपको कभी भी लिक्विफाइंग करनी होती है गैस की, आप क्या करते हैं कि आप प्रेशर लगाते हैं और रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर को। अच्छा, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, या फिर ड्राई आइस फायर एक्सटिंग्विशर्स में लगी रहती है, याद करो, वो स्कूल स्कूल में वहीं पे होगा कहीं ना कहीं पे एक फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस। तो उसको हम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। हाई प्रेशर में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि अगर उसको हाई प्रेशर में नहीं करोगे तो वो वापस से गैस में चेंज हो जाएगी। हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। तो जो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड, अगर आपने उससे प्रेशर हटा दिया, आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया 1 एटमॉस्फेयर तक, तो वो क्या हो जाएगी कि लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही वो गैस में बन जाएगी। ठीक है, अभी देखो वो सॉलिड स्टेट पे है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात बोली है, 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो पता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, इतना आप प्रेशर लगा रहे हो उस पे। अगर आप प्रेशर को इतना तक रखोगे ना, तब भी वो क्या हो जाएगा, बाहर को आ जाएगा। ये आपको बहुत कम लग रहा होगा, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना। 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख पास्कल जितना प्रेशर है, तब भी वो क्या हो जा रहा है, गैस क्या हो जा रही है, सॉरी, जो सॉलिड है वो क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे सब्लिमेशन कर दे रहा है। वो सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट से सीधे प्रेशर हटाओगे, फटाक से क्या हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है। इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम कहते हैं ड्राई आइस, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में स्टोर होती है और वो क्या करती है, ठंडक प्रदान करती है, या फिर जो हमारा जो कंबशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है। वहां से अगर ऑक्सीजन हटेगी, हम सभी को ये पता है कंबशन के लिए क्या जरूरी होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन का सोर्स हम कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कंबशन खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फायर्स या फिर जो ऑयल
ड्राई फायर्स होती है उनमें खासकर हम किसका यूज करते हैं, ड्राई आइस का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का बचता है वो है इवेपोरेशन का। अच्छा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर कई बार लोगों को मिसकंसेप्शंस जरूर रहते हैं। देखो, बॉइलिंग में क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में ये होता है कि आपको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है, आपको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आप उसको हीट कर रहे हो, लेकिन और फिर क्या होगा, फिर वो इवेपोरेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो पानी जो है, लेट्स सपोज पानी का एग्जांपल लो, अभी पानी क्या होगा, इवेपोरेट करके कुछ और बन जाएगा। अब देखो, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है ना, अब आप एक चीज को समझना, अगर जो लिक्विड है वो सिर्फ बॉइलिंग पे स्टेट चेंज करेगा ना, तो इंसान नहीं रह पाएंगे धरती पे। ऐसा क्यों होगा, देखो, जैसे मान लो ये समंदर है, ठीक है, हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर आएगा ना, इस टेम्परेचर पे ह्यूमन नहीं रह सकता। अभी देखो, आप 45 टू 50 डिग्री के 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पागल हो जाते हो कि कितनी गर्मी है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत एक्सट्रीम बात हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो फिर वहां जो क्लाउड फॉर्मेशन है, हमने पढ़ा है कि पानी वेपराइज होता है। कैसे होता है, देखो, पानी में क्या होगा, बहुत टाइम से पानी में हीट पड़ रही है, तो पानी के पार्टिकल्स के पास, इस चीज को आप समझो, विजुअलाइज करो, कुछ एनर्जी है। पानी के पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी है, और उस पानी के जो पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का एनर्जी लेवल अलग अलग है। जैसे मान लो ये पार्टिकल ए है, इसके पास है हाई एनर्जी, ये पार्टिकल बी है, इसके पास है लो एनर्जी, ये पार्टिकल हाई है, इसके पास है हाई एनर्जी। तो अगर आप थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करोगे, तो ये जिन पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है वो पता क्या कर लेंगे, स्टेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऑलरेडी एनर्जी थी, कुछ आपने सप्लाई कर दी। और मैंने अभी भी आपको बताया, जब आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो वो मूव करने लग जाएंगे। इसीलिए देखो, अब ये क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, फॉर्म चेंज हो गई। तो इस टाइप का जो वेपराइजेशन हो रहा है, द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड before reaching its boiling point or without the supplying of its boiling point, उसको हम कह देते हैं हमारा इवेपोरेशन की प्रोसेस होना। अब आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में का अंतर आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे, यही 4 फैक्टर्स हैं और यही 4 पॉइंटर्स आपको एग्जाम में लिख के भी आने हैं। देखो, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी कि आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद ट्राई करके देखना, एक ग्लास में पानी रखना और उतना ही पानी टब में रख के देखना, तो क्या होगा कि जो टब वाला पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट कांटेक्ट ज्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा, वो जल्दी से वेपराइज कर लेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा जोगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। और ह्यूमिडिटी ज्यादा दोगे तो इवेपोरेशन कम होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर होना, एयर में कितना मॉइस्चर है। अच्छा, एक चीज को समझना, ठीक है, मान लो छत में आपके कपड़े सूख रहे हैं, हवा है, हवा में ऑलरेडी पानी के पार्टिकल्स हैं, तो अगर कपड़ों से पानी के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पानी में ऑलरेडी पानी के पार्टिकल से तो नहीं सूख पाएंगे ना, जगह ही नहीं है हवा में, तो है ना, यही तो होगा। तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम। और इसको कई बार ये पूछ लिया जाता है, ह्यूमिडिटी इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, सो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसके अलावा जो विंड स्पीड है हमारी, विंड स्पीड भी बहुत मैटर करती है। अगर मान लो हवाएं तेज तेज चल रही हैं, तो क्या होगा, अगर हवा में पानी है तो वो फटाक से हवा चलेगी, रिप्लेस हो जाएगा, फटाक से हवा चलेगी, रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा पानी हवा में जा सकता है, इवेपोरेशन तेज होगी। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। और आप देख सकते हैं, ये वन शॉट का जो लेक्चर था, हमने इस चैप्टर को 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट करें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी ही मैं सेकंड चैप्टर की वीडियोस डालूंगा, और हम इस सीरीज को बहुत जल्द से जल्द, आई थिंक जनवरी के महीने में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड डे।